Hello, students of class 12th. Today's video lecture we start new chapter number 6, molecular basis of inheritance. तो स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 NCERT मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हमें यह इनहेरिटेंस जैसे इसके पहले हम लोग देखें मेंडल्स लॉ या अदर प्रॉपर्टीज़, तो अब हम यहाँ देखेंगे इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसके जो है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से ज़्यादा जनरेशन ले जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स के ऐसे जो हमारे सबस्टेट्स है तो उसके मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस है क्या। जैसे हम इस चैप्टर में कुछ पॉइंट जो हमें देखना है, जो चैप्टर का मेन पॉइंट्स है उसका थोड़ा हम एक समरी टाइप शो कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको जो है एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विच टाइप ऑफ कंटेंट, हाउ मेनी कंटेंट आर taught in these chapters. So हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें पॉइंट फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, जो इसके कंटेंट है इस चैप्टर के, जिसे हमको आगे पढ़ना है चैप्टर में। तो पॉइंट जो फर्स्ट है द डीएनए, इसमें हम डीएनए की स्टडी करेंगे, डीएनए का मॉडल देखेंगे, डीएनए को किसने डिस्कवरी किया, डीएनए पर डीएनए के कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो डीएनए में क्या क्या डिसऑर्डर आता है, हम इसकी बात करेंगे डीएनए का। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, जो है सेकेंड पॉइंट है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का सर्च किसने किया, किस तरह से जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया गया, तो उसको भी हम देखेंगे। फ्रेडरिक माइखर डिस्कवरी देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिन, जो कि आप ऑलरेडी या तो पढ़ चुके होंगे या नहीं जानते होंगे, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। जिससे फ्रेडरिक माइखर ने सबसे पहले WBC, डेड WBC, ये डेड WBC है। तो डेड WBC के फर्स्ट सेल, तो WBC आप जानते हैं कि इरेगुलर शेप होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और यह न्यूक्लियस जो है इरेगुलर शेप और बैड शेप होता है। तो ये जो डेड WBC है, जिसे हम फर्स्ट सेल कहते हैं, तो फ्रेडरिक माइखर इस डेड WBC, इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ राइट कर दे रहे हैं, डेड WBC के यह जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इसका जब तरह से एनालाइज किए, तो एनालाइज में क्या मिला फ्रेडरिक माइखर को कि यह जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी, यह एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर है। तो इसका नाम सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड्स। बाद में कन्फर्म हुआ कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल का सर्च है इसको हम देखेंगे, और इसमें यह भी देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड प्रोटीन्स पार्ट आता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आरएनए वर्ड। तो आरएनए क्या है, जिससे हमने अभी इसके पहले देखा डीएनए जो हमारा था, आप लोग ऑलरेडी ये मॉडल जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे, डबल हेलिक्स मॉडल। ये मॉडल जो है डीएनए का है, दैट इज डीएनए। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिस पर इस तरह से नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, ठीक, 3 ट्रिपल नाइट्रोजन बेस। तो ये आपका आरएनए है। और आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, तो ये भी हम देखेंगे कि आरएनए का सिंथेसाइज कैसे होता है। तो आरएनए स्पेशली अगर हम बात करें एमआरएनए का, तो जो ये डीएनए है, तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का क्या
डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए बनता है। तो यह हम जो है एमआरएनए की बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो जो आरएनए है, ये आरएनए आप पढ़ेंगे कि आरएनए आपके 3 टाइप के हैं, जिससे हम लोग दिखाते हैं। फर्स्ट है एमआरएनए, सेकेंड आप देखेंगे टीआरएनए, और थर्ड देखेंगे आरआरएनए। तो ये तीनों टाइप के आरएनए को आपको पढ़ना है, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर में आप फोकस करेंगे एमआरएनए को। और वैसे भी आप एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ये सेल चैप्टर क्लास 11th में चैप्टर सेल में आप इसका डिटेल स्टडी कर चुके हैं। लेकिन आज इस चैप्टर में ये जो हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ड्स, स्पेशली हम पढ़ेंगे एमआरएनए, जबकि आपको बताया गया कि एमआरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है। एमआरएनए का सिंथेसिस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन, ये पॉइंट्स देखिए यहाँ दिया गया है कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यह हम जब प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो हम यह एमआरएनए को डिटेल करेंगे। ओके, इसके बाद हम पॉइंट देख रहे हैं रिप्लिकेशन। ये वर्ड्स रिप्लिकेशन, तो रिप्लिकेशन क्या होता है, जिससे अगर हम ये देखें दैट इज डीएनए, ये हमारा डीएनए है। अब इस डीएनए के ऊपर, डीएनए का जो ये ओल्ड स्टैंड है, इस ओल्ड स्टैंड पे अगर इस तरह से न्यू डीएनए बनता है, ठीक, तो डीएनए के ओल्ड स्टैंड पे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन, इसके यह है जो है आपका यह न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए, और यह जो है आपका ओल्ड डीएनए। तो ओल्ड डीएनए के स्टैंड पे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन को हम एक तरह से दिखा सकते हैं, जिसे आरएडीए भी कह सकते हैं। रिप्लिकेशन मीन्स सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन है, इसको हम पढ़ेंगे कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, या भी आपको आप इस चैप्टर पढ़ेंगे। और रिप्लिकेशन जैसे भी आपको बताया गया कि रिप्लिकेशन मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, ओल्ड स्टैंड पे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन, दैट इज रिप्लिकेशन। चलिए, तो रिप्लिकेशन ये हम थोड़ा आपको ओनली समरी बता रहे हैं, और रिप्लिकेशन को हम डिटेल से इस चैप्टर में करेंगे, एक एक पॉइंट को पूरा हम डिटेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से भी आपको बताया गया कि जो आपका डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन या डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये सिंथेसिस होता है कहाँ? सिंथेसिस जैसे हम ये देखते हैं, सिंथेसिस ये हमारा जो है न्यूक्लियस है। ओके, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, ये डीएनए है, क्रोमेटिन नेटवर्क आप पढ़े हैं, जानते हैं ऑलरेडी। और इसके स्टैंड पे एमआरएनए फॉर्म होकर यह साइटोप्लाज्म, इस साइड आपका साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। और ये जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस पर ट्रिपल नाइट्रोजन बेस होते हैं, और इसी ट्रिपल नाइट्रोजन बेस को हम कहते हैं कोडान, इसी का नाम जो है कोडान दिया गया है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी आप देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन इतनी ईजिली हो नहीं जाता है, जैसे हम आपको बस दिखा दे रहे हैं डायरेक्ट कि डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन डीएनए से एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टेप इसमें हम लोग दिखाते हैं इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें एमआरएनए का स्टार्ट होगा। उसके बाद इलांगेशन, एमआरएनए का इलांगेशन होगा, और उसके बाद एमआरएनए टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होकर यह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन को हम भी इसके बाद हम डिटेल में करेंगे। अभी शार्ट में केवल हम जो है एक समरी देखते रहे इस चैप्टर का। ओके, चलिए, इसके बाद हम आते हैं जो हमारा पॉइंट्स है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड जो है, यह जेनेटिक कोड ये हमारे 2 टाइप होते हैं।
जिससे हम कहते हैं एक कोड वो होता है जो कि सिंथेसिस कराता है, एंजाइम का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, और ये कोड होता है जो कि सिंथेसिस को रोकता है। तो ये जो है जिससे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड आर कोडान, इसको कोडान भी कहा जाता है, जेनेटिक कोड आर, इसको कोडान नाम भी देते हैं। जैसे अभी हम इसके पहले दिखाएं कि जो हमारा mRNA था, तो mRNA पर ट्रिपल नाइट्रोजन बेस लगे थे, जैसे हम दिखाएं AUG। तो ये ट्रिपल नाइट्रोजन बेस, इसी को हम जेनेटिक कोड आर कोडान कहते हैं। तो ये जेनेटिक कोड आर कोडान जो होते हैं, यह ट्राइप्लेट होते हैं, और टोटल कोडान का जो नंबर होता है वो 4^4 होता है। इसका मीन्स होता है 64। टोटल कोडान होते हैं 64 होते हैं। और 64 कोडान में क्या होता है कि जो 64 कोडान्स हैं, ये 64, तो 64 कोडान्स में 3 कोडान होते हैं स्टॉप सिग्नल, इसको कहते हैं स्टॉप सिग्नल, ठीक है। और ये 61 क्या होते हैं, यह फॉर्मेटिव कोडान होते हैं जो कि एंजाइम का, प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से ये जो कोडान्स होते हैं 64, तो ये कोडान्स स्टॉप सिग्नल की भी आवश्यकता होती है। और यह जो 61 है, ये आपका जो है फॉर्मेटिव कोडान है, इसकी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब यह प्रोटीन एंजाइम का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि उसी तरह से प्रोटीन एंजाइम कंटिन्यू बनता रहे। भाई हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आर्गन्स हैं, डिफरेंट टाइप की वर्क हैं, तो डिफरेंट टाइप के आर्गन को डिफरेंट टाइप का हमको जो है एंजाइम्स एंड प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो है बायो एक्टिविटी होते रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप एंजाइम सिंथेसिस के लिए अगर एक एंजाइम का सिंथेसिस जब स्टॉप होगा तब दूसरे एंजाइम का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमारे जो 64 कोडान्स हैं, इसको लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, और इसको भी हम लोग जो है डिटेल से इसको पढ़ेंगे, टोटल कोडान्स देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अब ये ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स आप वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन मत समझिएगा, जैसे इंग्लिश के टीचर क्या है कि दिखाते हैं बच्चों, ये डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन कीजिए, तो वह ट्रांसलेशन यहाँ नहीं है। यहाँ ट्रांसलेशन हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेशन जैसे अभी हम इसके पहले देखे ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, जैसे हम यहाँ दोनों को एक साथ दिखा दे रहे हैं, जैसे DNA हम लिए, DNA, अब DNA का हम क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इससे बनता है mRNA, ओके। अब mRNA का हम करेंगे अब ट्रांसलेशन, ठीक, तब क्या बनेगा प्रोटीन, तब बनता है प्रोटीन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ वर्ड आपको दिया जा रहा है ट्रांसलेशन वर्ड, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन। तो DNA से mRNA बना, यह ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बना, दैट इज ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी हम डिटेल से, हाँ, तो स्टूडेंट जो हम ये बात कर रहे थे यह ट्रांसलेशन की बात, तो ट्रांसलेशन में कन्फर्म हो गया कि mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस, mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशंस। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन और इसका रेगुलेशंस। तो स्टूडेंट्स ये जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन एक्सप्रेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम सिंथेसिस में, कि किस तरह से एंजाइम जो है जीन रेगुलेट करता है एंजाइम के सिंथेसिस को और उसको एक्सप्रेस करता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडल, जिसे कहते हैं ओपरान मॉडल्स, इसे हमको पढ़ना है ओपरान, ओके।
इसमें हमको उपरान पढ़ना है। तो उपरान मॉडल में हम 2 टाइप उपरान पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लैक उपरान, एक हम पढ़ेंगे ट्रिप उपरान। लैक उपरान एंड ट्रिप उपरान। तो ये लैक उपरान और ट्रिप उपरान यानी लैक्टोज शुगर उपरान और ट्रिप्टोफान उपरांस, तो ये हम लोग जो है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशंस में इसको हम पूरा डिटेल करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा ह्यूमन है, जिसे शार्ट में HGP कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन का जीनोम्स क्या होता है, इसके साइज क्या होते हैं, या प्रिपेयर क्यों किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके पर्पस क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी हम इसको जो है जिसे शार्ट में HGP कहते हैं, या HGP, इसको भी हम जो है अब इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। और यह इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स है, लास्ट टॉपिक्स जो हम ये देखेंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग के DNA फिंगरप्रिंटिंग की हम बात करेंगे कि DNA फिंगरप्रिंट क्या है। DNA फिंगरप्रिंट को प्रिपेयर सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने किया, और ये DNA फिंगरप्रिंट कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिंट ऑब्टेन करते हैं, और फिर DNA फिंगरप्रिंट का क्या रोल्स है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशंस है, इस पॉपुलेशन में ये DNA फिंगरप्रिंट ये मैच नहीं करता है। तो DNA फिंगरप्रिंट जो एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले प्रिपेयर किया था, और ये DNA फिंगरप्रिंट्स किस तरह से हेल्पफुल है जजमेंट में किस तरह से हेल्पफुल करता है, या बहुत से ऐसे अपराध हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां हमारा ये DNA फिंगरप्रिंट्स उसमें हेल्प करता है। वैसे भी आज आप लोग देख रहे हैं मॉडर्न साइंस में बहुत से ऐसे वर्क हैं, जैसे आप देख रहे हैं आधार कार्ड अटैच किया जा रहा है। तो आधार कार्ड में क्या है कि वहाँ भी हमारा फिंगरप्रिंट यूज होता है, आई का रेटिना भी यूज होता है। तो ये सब जो है हमारे DNA इसको जो है डिटरमिन करते हैं। कि DNA जो है ये डिटरमिन करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आधार कार्ड ही है, तो आधार कार्ड में जब हम प्रिंट यूज़ करते हैं अपने फिंगर का, तो कोई किसी अदर से मैच नहीं करता है। तो बहुत से ऑफिशियल वर्क ऐसे हैं जो हमारे प्रिंट से किए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत से अटेंडेंस है जो हमारा जो है प्रिंटिंग्स हो रहा है, तो हमारे आई के रेटिना के थ्रू हो रहा है। तो ये DNA फिंगरप्रिंट सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने दिया, और प्रिंट कैसे बनाया जाता है, इसका क्या इम्पॉर्टेंस रोल, इसको पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में करेंगे। तो पॉइंट्स अभी आप देखें, ये सभी पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में सब पढ़ने हैं, और ये सभी पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, और इसी को हम चैप्टर में टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तक के वीडियो में हमारा इतना ही जो आप देखें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक्स। जो ये टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, द टॉपिक DNA। सो आज के वीडियो में इतना ही, जितना आपको ये बताया गया पॉइंट वाइज। इस सब पॉइंट वाइज को एक बार आप अपने चैप्टर से एक एक पॉइंट को केवल इसको व्यू करेंगे, केवल देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट है, कैसे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बहुत से साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक टर्म आपको मिलेगा। अगर एक बार आप देखे रहेंगे तो आपके लिए न्यू नहीं रहेगा, और ये साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक वर्ड जो आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से अब स्टार्ट होता है आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चैप्टर, जो कि आगे आपको ये सब बायोटेक्नोलॉजी में सब आपका यूज होगा। और बायोटेक्नोलॉजी में जो टूल्स हैं, टेक्निक हैं, सब इसी चैप्टर पे ही चलेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी पॉइंट हमने अभी एक्सप्लेन किया, उस सब पॉइंट को आप जो है अपने NCERT बुक से केवल उसको वो हेडिंग्स और उसमें क्या रिटन किया गया उस सबको एक बार देखेंगे। जिससे साइंटिफिक वर्ड को आप एक बार फोकस भी करेंगे, कौन कौन से वर्ड जो साइंटिफिक है जो हमारे नॉलेज में नहीं है। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।